भाई तमाम साथी जो है वो थोड़ा इधर मुतवज्जे हो जाए। जब तक वकील दोनों गवाह दुल्हन का दस्तखत लेकर आते हैं और दुल्हन को महर की रकम अदा करके आते हैं, तब तक मैं आप तमाम लोगों को निकाह के बारे में कुछ अहम और ज़रूरी बातें बोलना चाहता हूँ। देखो, अभी ये जो निकाह है, मैंने देखा दूल्हे मियाँ जो है मगरिब की नमाज से पहले मस्जिद में पहुँच गए और माशाअल्लाह उन्होंने पहली सफ़ के अंदर नमाज भी अदा की और नमाज के बाद में बैठे रहे और निकाह जो है वो वक्त पर हो गया। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमारे में से अक्सर जो लोग हैं, कुछ ना कुछ काम वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, कोई बिज़नेस वाले हैं। अब हम दो लोग, हम दोनों भी उस्ताद हैं, नमाज़ पढ़ा के हम फ्री नहीं हो गए। अभी ऊपर हमारी क्लास चल रही है बच्चों की, हमको वहाँ पढ़ाने के लिए जाना है। सारे काम अगर टाइम पे होए तो फ़ायदा क्या होता? निकाह होने के बाद हर आदमी फ़ौरन अपने काम पे चला जा सकता है। अब हम लोग भी ऊपर पढ़ाने के लिए जाएंगे तो हमको निकाह के बाद में भी तकरीबन पौन घंटा मिलता है, जिसमें आराम से हम हमारे बच्चों का सबक सुन सकते हैं। निकाह टाइम पर नहीं होने की वजह से कैसे कैसे नुकसान होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। असल में हमारा मुसलमानों का मसला क्या है आज के ज़माने में? हमारे कौम के अंदर जिसे डिसिप्लिन कहा जाता है उसका कोई नामो निशान नहीं है आज। अब मैं तुमको कल की बात बताता हूँ, यस्टरडे जो कल चला गया। कल भी मुझे एक जगह पे निकाह पढ़ाने का था। निकाह की दावत दी गई कि 11:30 बजे निकाह होगा। 12:30 बजे तक दूल्हे मियाँ उनका कोई आता पता नहीं। उसके बाद में ज़ोहर की अज़ान हो रही है, मस्जिदों में 1 बज गए हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं दूल्हे मियाँ। जैसा पहले ज़माने में बादशाहों की सवारियाँ आती थी ना, उस तरीक़े से दूल्हे मियाँ की सवारी आ रही है। अब 1:15 बजे निकाह हो रहा है। अभी मुझे आप बताओ, आपने 11 बजे का लोगों को टाइम दिए, चलो अच्छा है, संडे है तो लोग फारिग रहते, फ्री रहते, बैठे हुए रहते, लेकिन उसमें भी लोगों को काम रहते। लेकिन अगर दूसरा कोई दिन है तो आदमी कहाँ से टाइमिंग एडजस्ट करेगा? तो मुसलमानों में ये डिसिप्लिन आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के ज़माने में। मैं ऑनलाइन जो है ना, इंटरनेशनल बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करता हूँ, स्पीच देता हूँ। मैं अमेरिका में, साउथ कोरिया में, मैं अभी 2 महीने पहले ही साउथ कोरिया जाकर आया हूँ। मैं खुद स्पीच देता हूँ। अब हम लोग जो बाहर मुल्कों में स्पीच देते हैं, अब मान लो साउथ कोरिया वालों ने टाइमिंग दिया हुआ है कि 3 बजे से हमारी मीटिंग शुरू होंगी, तो वो लोग 1 बजे हमको मैसेज करते हैं कि आज 3 बजे से हमारी मीटिंग है। उसके बाद 2 बजे मैसेज करते हैं कि 3 बजे से हमारी मीटिंग है। 2:30 बजे मैसेज करते हैं कि 3 बजे से हमारी मीटिंग है। और 2:45 बजे वो फ़ोन करते हैं कि देखिए सर, आर यू रेडी टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग? आप तैयार है मीटिंग के लिए? तो उनको बोलना पड़ता है यस। और वो 15 दिन पहले से रोज़ाना आपको पूछते रहते हैं कि भाई ये तारीख़ को ये टाइम पे मीटिंग रहेंगी, आपको कुछ यानी 15 दिन पहले ही आप बताओ हमको। और जब मीटिंग का वक्त होता है तो 5 मिनट पहले 2:55 पे हमारे को ऑनलाइन हो जाना पड़ता है। तो तमाम लोग जो उस मीटिंग में शिरकत करने वाले होते हैं, कोई अमेरिका से होता है, कोई कनाडा से होता है, कोई दुनिया के कोई और मुल्क से होता है, वो सारे लोग वहाँ पे रेडी है। और जैसे ही एग्जैक्ट 3 बजते हैं फ़ौरन मीटिंग, 1 मिनट की भी देरी नहीं। आपको मालूम है साउथ कोरिया हमारे इंडिया से 1 साल बाद आज़ाद हुआ मुल्क है। इंडिया जब आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, तो इंडिया के अंदर 3 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछी हुई थी। इंडिया में ट्रेन आके 100 साल हो चुके थे जब इंडिया इतना डेवलप कंट्री था। अंग्रेज़ जब इंडिया को छोड़कर गए, वो टाइम पे इंडिया का जो 1 रुपया है
वो 4 ब्रिटिश पाउंड के बराबर समझा जाता था। इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग थी, एक इंडिया का रुपया जो है उसमें $14 आते थे वो ज़माने में। आज हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि वो 1 पाउंड लेने के लिए हमको 110 रुपये देना पड़ते हैं। आज़ादी के टाइम पे हमारे 1 रुपये में कितने पाउंड आते थे? 4 पाउंड आते थे, और आज हमको जो है 110 रुपये दे के 1 पाउंड लेना पड़ता है। हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है। और साउथ कोरिया, मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज़ादी के टाइम पे हम कहाँ थे, साउथ कोरिया कहाँ था। साउथ कोरिया पे जापान का कब्ज़ा था। साउथ कोरिया वो पूरा कोरिया एक ही था, जब नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया सब। जापान से आज़ादी उनको मिली 15 अगस्त, उनका भी फ्रीडम जो इंडिपेंडेंस डे है वो भी 15 अगस्त ही है, हमारे इंडिया का भी 15 अगस्त ही है, लेकिन 1 साल का फ़र्क है। उनका 1948 है, हमारा 47 है। उनको 48 में आज़ादी मिली थी, हमको 47 में आज़ादी मिली हुई है। हमारे से एक साल बाद आज़ाद हुए। अब आज़ाद हुए, पूरा मुल्क बर्बाद हो चुका था, क्योंकि आज़ादी के फ़ौरन बाद दोनों कोरिया में झगड़े लग गए। वहाँ पे जो कम्युनिस्ट जहन के लोग थे उन्होंने बोले हमको हमारा अलग कंट्री चाहिए। जैसे इंडिया टूटा वैसे वो मुल्क भी टूट गया, 2 मुल्क हो गए एक मुल्क के। इतना बुरा हाल, आप अगर आज भी ऑनलाइन देखेंगे ना आपको पता चलेगा, वहाँ पे खच्चरों पे, गधों पे लोग जो है अपना सामान लाद लाद के ये गांव से वो गांव, और वो चमड़ों के टेंट बना के उसके नीचे रहते थे। इतनी बुरी वहाँ की कंडीशन थी। मगर चूंकि वो लोगों की ज़िंदगियों में डिसिप्लिन था, टाइमिंग की पाबंदी, हर काम बराबर करने का, सेक्रीफाइस जिसको कहते हैं अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम समाज के लिए, तो आज देखो आप टाइमिंग की पाबंदी, ये सब चीज़ों की वजह से वो साउथ कोरिया दुनिया की 10 डेवलप कंट्रियों के अंदर शुमार होता है। डेवलप्ड जो कंट्रीज़ है दुनिया की टॉप 10 उसके अंदर शुमार होता है। हमारे में से आधे से ज़्यादा लोगों के पास सैमसंग का मोबाइल होगा। कहाँ की है सैमसंग कंपनी? साउथ कोरिया की है। हम लोगों को लगता होगा सैमसंग कंपनी खाली मोबाइल बनाती है। नहीं 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 नहीं, सैमसंग कंपनी खाली मोबाइल नहीं बनाती है। सैमसंग कंपनी दुनिया की 4थे नंबर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। दुबई के अंदर जो बुर्ज अल खलीफा है वो L&T कंपनी ने नहीं बनाया हुआ है, वो भी सैमसंग कंपनी ने बनाया हुआ है। ये तो बहुत छोटा धंधा है उनका, टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फ़ोन, ये तो उनके गिनती में भी नहीं आता। इससे ज़्यादा पैसा तो वो उन्होंने वहाँ पे एक चैरिटी हॉस्पिटल, मैंने खुद सियोल सिटी में देख कर आया हूँ, सैमसंग कंपनी ने गरीबों के लिए मुफ्त में एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है वहाँ पे। उसके अंदर 40 डिपार्टमेंट है, अलग अलग गरीबों के लिए फ्री में, और तकरीबन 1500 बेड जनरल वार्ड के अंदर, फिर कैंसर बिल्डिंग, सारी चीज़ें हैं सिर्फ गरीबों के लिए, मुफ्त में इलाज है वहाँ पे। तो इतना उनका ये टीवी का और मोबाइल वगैरह से जो आमदनी होती है तो सब उसी में जाती होंगी। मेन धंधा है वो दुनिया को हथियार बना के बेचते हैं, पानी के जहाज़ बनाते हैं, हवाई जहाज़ के पुर्जे बनाते हैं। ये सब उनकी बड़ी बड़ी जो है, ये उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। हुंडई कंपनी वो कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। LG कंपनी वो कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। तो वो मुल्क आज इतनी तरक्की के ऊपर चले गए कि साउथ कोरिया का अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो आपको दुनिया में 167 कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा नहीं लगता। जैसे अपने हिंदुस्तान में हमको बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है तो अपना बैग लो और सफ़र करो, वैसे साउथ कोरिया के लोगों को अगर दुनिया के 167 कंट्रीज़ में सफ़र करना है, वीज़ा नहीं लगता। पासपोर्ट जेब में डालो, बैग लो और टिकट निकाल के निकल जाओ वहाँ पे। वहाँ उनको ऑन अराइवल जो है एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा मिल जाएगा। इतनी फैसिलिटीज़ तो उन्होंने वो लेवल पे लेकर गए। क्यों? ये डिसिप्लिन है उनकी ज़िंदगी में। हम मुसलमानों ने इस मुल्क हिंदुस्तान पे 800 साल हुकूमत की हुई है, लेकिन हमारे हाथों से हुकूमतें क्यों चली गई? टाइमिंग की पाबंदी नहीं, डिसिप्लिन नहीं, सीरियसनेस नहीं, अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर, अपने आप को लेकर। हमारे अंदर खुद को लेकर ही सीरियसनेस नहीं, दूसरों की फिक्र करना तो दो छोड़ के। हम लोग जहाँ पे, मैं सिम्बोयसिस कॉलेज में पढ़ता था, हमारे टीचर ने हम लोगों को एक दिन बोले तुम किससे मोहब्बत करते हो?
किसी ने बोला मैं अपनी माँ से करता हूँ, अपने बाप से करता हूँ, अपनी दुकान से, अपने फुलाने से, अपने रिश्तेदार से। हमारे टीचर ने बोले फर्स्ट यू लव यूर सेल्फ, देन यू कैन लव टू अदर्स। पहले अपने आप से मोहब्बत करो कि तुम्हारी लाइफ क्या है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम क्या बनना चाहते, तुम क्या बनाना चाहते अपने आप को। जब तुम अपने आप से मोहब्बत करने वाले बनोगे, उसके बाद फिर तुम दूसरों के बारे में सोचने वाले बनोगे। तुम्हारे ज़िंदगी में अपने लिए ही सीरियसनेस नहीं है तो तुम दूसरों का क्या सोचोगे। ऐसा हमको वो टीचर ने बताई। तो आज मोहतरम बुजुर्गों, हमारे हाथों में 800 साल हुकूमत थी, क्यों न हमारी हुकूमतें गई। शतरंज खेलते बैठे हुए हैं हमारे नवाब साहब, और उनके खादिम ने आकर इत्तला दी, बोले हज़रत अंग्रेज़ों की हुकूमत फुलाने नदी तक पहुंच चुकी है। अम्मा हटो, बोले यहाँ से, देख नहीं रहे हो हम क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं खेल के अंदर मसरूफ़ मशगूल। अरे बोले जनाब अंग्रेज़ों की हुकूमत शहर के बाहर तक पहुंच चुकी है, इनको हटाओ बोले यहाँ से, अभी भी वो शतरंज के खेल के अंदर मसरूफ़। बोले वो अंग्रेज़ों की हुकूमत शहर में दाखिल हो चुकी है। नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने शतरंज की बैठक पे से उठा के लेकर गए। ये हमारी तारीख़ है मुसलमानों की। मुसलमानों के लाइफ में से ये डिसिप्लिन, और वही मुसलमान थे जिन्होंने जब इस मुल्क पे हुकूमत किए, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, औरंगज़ेब आलमगीर 50 साल तक हुकूमत की उन्होंने। वही मुसलमान बादशाह थे, ऐसे इंसाफ के साथ सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुने तो अंग्रेज़ों को पसीना आ जाता था। क्यों उन्होंने किए? क्योंकि ये लोग वो थे, सुल्तान महमूद गजनवी वगैरह सुबह 4 बजे उठ जाते थे तहज्जुद की नमाज के अंदर और अपना काम शुरू कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें आई। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि अक्सर मुझे जाना पड़ता है निकाह पढ़ाने के लिए, तो मैं देखते रहता हूँ दूल्हे मियाँ आ रहे हैं 2-2 घंटे, सब लोग बैठे हुए हैं उनका रास्ता देखते हुए। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और माशाअल्लाह और भी जो दूसरे नौजवान हैं उनको भी इसी तरीक़े से वक्त की पाबंदी करके टाइम पर निकाह करने की हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी निकाह का खुतबा होगा इंशाअल्लाह।